दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपना टॉपिक है वह हिस्ट्री है। हिस्ट्री के वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में आने हैं, अर्थात उनके सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे। आइए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? अर्थात हवा महल किस शहर में है? बंगलौर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जो हवा महल है दोस्तों, वह जयपुर में स्थित है। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल की जो डिजाइनिंग थी वो राजमुकुट की तरह थी। और उसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइनर कौन थे? वे थे लालचंद उस्ताद। अगला प्रश्न अपने पास 2 नंबर है। देखिए दोस्तों क्या है, किस राजपूत शासक ने जिस किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, भारमल, मान सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ये द्वितीय जय सिंह जिनका जो कार्यकाल है, जीवन काल है, इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1688 को। मृत्यु हुई थी 21 सितंबर 1743 को। 18वीं सदी में भारत में राजस्थान प्रांत के नगर, राज्य और आमेर के कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। सन 1727 में आमेर से दक्षिण 6 मील दूर एक बेहद सुंदर, सुव्यवस्थित, सुविधापूर्ण और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर आकल्पित नया शहर सवाई जयनगर जयपुर बसाने वाले नगर नियोजक के बतौर उनकी ख्याति भारतीय इतिहास में अमर है। अर्थात जयपुर शहर इन्होंने ही बनाया था। अगला प्रश्न है अपने पास 3 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बड़ा इमामबाड़ा है वह लखनऊ में स्थित है। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसफ उद दौरानी ने नवाब के नवाब के सॉरी अवध के जो नवाब थे आसफ उद दौरानी ने 1784 में बनवाया था। इसे आशफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इमामबाड़ा का अगर कोई दूसरा नाम पूछा जाए तो वह आसफी इमामबाड़ा भी है। अगला प्रश्न अपने पास 4 नंबर है। देखिए क्या है दोस्तों, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट विलियम्स, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एल्फिंस्टन सर्किल, मार्बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इसे सन 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी फ्रांसिस ने बनवाया था। किसने? फ्रांसिस ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया था। परिणाम स्वरूप 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कब हो गया था? 16 जनवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए, इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल
1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य रहा है। क्या शासनकाल की टाइमिंग रही है? 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न अपने पास है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 7 नंबर है। पांडिचेरी वर्तमान, जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कुछ कथन दिए गए, उनको हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। कौन सी थी पहली यूरोपीय शक्ति? फ्रांसीसी थी, अर्थात फ्रांस के लोग थे। सेकंड, दूसरा कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तीसरा कथन, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कथन सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्ति थी वो फ्रांसीसी थी। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 नंबर। 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो गोवा है पुर्तगाल के अधीन बना रहा है। सबसे पहले गोवा पर ही पुर्तगालियों ने अधिकार किया था और सबसे बाद में ही गोवा आज़ाद हुआ है सन 1961 में। अब क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1802, 1818, 1858, 1861। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर है आपके पास 10। देखिए, शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है संभाजी और शिवाजी महाराज की विधवा के बीच, संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम और संभाजी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी 2 पत्नियां से उत्पन्न 2 पुत्रों संभाजी एवं राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। वह अभिमानी, क्रोधी और भोगविलासी था। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। अतः 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या करवा दी और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अब आपके साथ प्रश्न है, आपके समक्ष प्रश्न है 11 नंबर। शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? 1625, 1671 में, 1626, 1675 में, 1627, 1661 में, 1627, 1674। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1627 में उनका जन्म होता है और उन्हें छत्रपति की उपाधि जो है वह 1674 में दी जाती है। मराठा शासक शिवाजी महाराज का जन्म 16 जून 1627 को क्या हुआ था दोस्तों? देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था और इनको जो छत्रपति की रूप में राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में, वह 16 जून 1674 को हुआ था। स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के उत्सव में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिवाजी महाराज उच्च कुल क्षत्रिय नहीं थे। अतः उन्होंने वाराणसी से एक ब्राह्मण गंगा भट्ट को इस बात के लिए सहमत किया कि वह उन्हें उच्च कुल क्षत्रिय और राजा घोषित करें। इस एक व्यवस्था में शिवाजी महाराज दक्षिणी सुल्तानों के समक्ष हो गए और उनका दर्जा विद्रोही का न रहकर एक प्रमुख हो गया। मराठा सरदारों के बीच भी शिवाजी महाराज का रुतबा बढ़ गया। उन्हें शिवाजी महाराज स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी और मीरापट्टी और दोस्तों 1670 ईस्वी में कर्नाटक क्षेत्र पर उनकी विजय जो उन्होंने कुतुब शाह के साथ मिलकर प्राप्त की थी। जिंजी, वेल्लोर, अन्य दुर्गों की विजय ने
शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने 12 नंबर है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास हुई थी। इस समय मराठा नेतृत्व राजा राम की क्या मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई के हाथ में थी। ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी महाराज द्वितीय का राज अभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका भी बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही करेक्ट आंसर है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो तात्कालिक कारण था वह था मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी कबीले का अफगान सरदार था जो 1747 ईस्वी नादिर शाह की हत्या के पश्चात गद्दी पर बैठा। उन्होंने 1748 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक मध्य भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। उसने पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में किया, किंतु राजकुमार अहमद के नेतृत्व में शाही सेना ने उसे परास्त कर दिया था। तत्पश्चात अब्दाली ने 1751 ईस्वी में तथा 1752 ईस्वी में आक्रमण कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अब्दाली ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया तथा वहां लूटपाट की। पारस्परिक हित विरोध के कारण अब्दाली तथा मराठों के बीच तनाव बढ़ता रहा। 11 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठों को परास्त कर दिया, मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी थी। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 11 जनवरी 1761 को हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे 14 नंबर। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा कथन है, भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। इनमें में से कौन सही है? दोस्तों दोनों के दोनों सही हैं, अर्थात पहला भी सही है। देखिए दोस्तों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों दोस्तों सही हो जाएंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी दोस्तों पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा औलिया। देखिए, चिश्ती दिल्ली और दोआब में है, सोहरावर्दी सिंध में है, औलिया कहाँ है? दिल्ली में है, फिरदौसी बिहार में है। अगला प्रश्न अपने पास 17 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शेख सलीम चिश्ती। चिश्तिया शाखा के प्रख्यात सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम
शेख बहुद्दीन था। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और वहां उनको शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था। उसके बाद वह भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे थे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन बौद्धाचार्य, जन्म 150 ईस्वी, मृत्यु लगभग 250 ईस्वी। भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक, जिनकी शून्यता की अवधारणा के स्पष्टीकरण को उच्च कोटि की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव, लालगिर, दरिया साहेब, शिव नारायण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकरदेव। शंकरदेव असमी भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म नौगांव जिले में बड़दौवा के समीप अलीपुखरी किसमें अलीपुखरी में हुआ है। इनकी जन्म तिथि अब भी विवादास्पद है, यद्यपि यह 1371 तक मानी जाती है। जन्म के कुछ दिन पश्चात इनकी माता सत्य संध्या का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण, राधा वल्लभ, एक शरण, सतनामी। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव नारायण। संत शिव नारायण जी शिव नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला उनकी आध्यात्मिक साधना से प्रभावित होकर उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी, अर्थात उनका चेला बन गया था। अब आपके सामने प्रश्न है 21। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए, नरसिंह मेहता, जिनका जन्म 1414 ईस्वी में जूनागढ़, गुजराती, ये भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाएं देख लो। सुदामा चरित, गोविंद गमन, चातुर्य सूरत, संग्राम, श्रृंगारमाला, वसंत आपदो, कृष्ण जन्मा पर्व आदि। नरसिंह मेहता हर समय कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। छुआछूत वे नहीं मानते थे और हरिजन की बस्ती में जाकर उनके साथ कीर्तन किया करते थे। इससे बिरादरी ने उनका बहिष्कार तक किया था और पर वे अपने मत पर टिके रहे। उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी थी। अगला प्रश्न अपने पास 22 है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास, सूरदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। अभी मैंने आपको बताया नरसिंह मेहता कैसे थे। ये एक गुजराती भक्ति साहित्य के बेहतरीन कवि थे। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का है। वैष्णव जन तो तैणे कहिए जो पीठ पराई जाने रे पंक्ति से आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसिंह सिंह मेहता का है। नरसिंह मेहता का है। नरसिंह ने इसमें वैष्णव धर्म के सार तत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवता का भी परिचय दिया है। अगला प्रश्न 23 है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 1712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अपने पास 24 नंबर। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है। पहला, वह मोरक्को का था। वह मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा, 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत किया। यह दोस्तों थोड़ा सा गलत है। तीसरा, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। यह सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट और सेकंड के लिए फर्स्ट और थर्ड। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था, दूत के रूप में, सॉरी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? यासुल खान, एशुगई, तेमुचिन, ओंगदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेमुचिन। देखिए, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। अब प्रश्न अपने पास 26 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कुलोतुंग प्रथम। चोल नरेश, देखिए जो कुलोतुंग प्रथम है ये चोल नरेश थे। इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और जो वहां के सिंहल राजकुमार थे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला प्रश्न अपने पास 27 है, प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन, क्या अरिमोलीवर्मन या विजयवर्मन, रघुवर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिमोलीवर्मन। राजा राज प्रथम अथवा अरिमोलीवर्मन ने परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। उसके शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौ एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर है, रुद्रावा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकती, यादव, होयसाल, पांड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काकती। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 इनका जीवन काल रहा है। वारंगल के काकती वंश की रानी थी। रुद्रमा ने राजा गणपति देव के यहाँ रुद्रमा नाम से जन्म लिया था। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने ही शासन किया था। जब रुद्रमा देवी ने शासन संभाला तब उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी और रुद्रमा का विवाह जो पूर्व चालुक्य राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। अगला प्रश्न अपने पास 29 है, सूची प्रथम को सूची सेकंड से मिलाना है। राजवंश है और वास्तविक संस्थापक हैं, अर्थात वास्तविक संस्थापक। काकतीय वंश, यादव होयसल, प्रोलराज द्वितीय, भिल्लम पंचम, विट्टिक देव, विष्णुवर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्थात सभी के सभी सही हैं। देखिए कैसे, काकतीय राजवंश के जो संस्थापक थे प्रोल राज द्वितीय थे, अर्थात 1 लिखेंगे। यादव वंश भिल्लम पंचम ने इसकी स्थापना की थी, 2 लिखेंगे। होयसाल विट्टिग देव विष्णुवर्धन, अर्थात 3 यहाँ पर लिखेंगे। ये इसका दोस्तों सीक्वेंस रहा, जैसा कि आपने देख लिया। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जैनक, नयचंद सूरी। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वे जैनक थे। देखिए, पृथ्वीराज विजय बराबर पृथ्वीराज विजय एक प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ है। वर्ष 1191 से 93 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जैनक ने की थी। इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया, इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय ये जैनक। अगला प्रश्न है अपने पास 31, नागर, द्रविड़ और वेसर। फर्स्ट ऑप्शन भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह। सेकंड ऑप्शन 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। थर्ड, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। फोर्थ ऑप्शन है भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां।
नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की धरती में पाया जाता है। द्रविड़ शैली की बात करें तो यह कृष्णा और कावेरी नदी के बीच की भूमि में अपनाई गई थी। द्रविड़ शैली स्पेशली दक्षिण शैली भी इसको कह सकते हैं, कृष्णा नदी और कावेरी नदियों के बीच की भूमि में पाई जाती थी। वेसर शैली की बात करें, वेसर शैली विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच में प्रदेश में संबंध रखती थी। पहली नागर शैली है जो कि हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच है। दूसरी वेसर शैली है जो कहाँ है, विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच में है। और द्रविड़ शैली जो है वह दोस्तों कृष्णा से कावेरी नदी के बीच में है। अगला प्रश्न 32 है, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। मुगल बादशाह बहादुर जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब के दाबिर उल मुल्क और नस्म उद दौला की उपाधियों से नवाजा था। बहादुर शाह ने उन्हें मिर्जा नौशा की उपाधि भी दी थी, जिस कारण गालिब खुद के नाम के पहले मिर्जा लगाते थे। साथ ही गालिब ने बहादुर शाह के बेटे फद्र को उद दिन मिर्जा को भी पढ़ाया था, अर्थात उनके एक बेटे को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न अपने पास 33 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। पहले में स्मारक है, दूसरे में निर्माता है। जैसे अलाई दरवाजा दिल्ली का किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग अलाई दरवाजा दिल्ली। तो अलाई दरवाजा दिल्ली ये दोस्तों अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? ये अकबर ने बनवाया था। तो इसके सामने आप एक लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अलाई दरवाजा का सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अलाई दरवाजा जो दिल्ली का है वह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एक के सामने एक आप लिखेंगे। देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। ये एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था, अर्थात बुलंद दरवाजा जो है वह अकबर ने बनवाया था। आप दो के सामने दो लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहां ने बनवाई थी। देखिए दोस्तों, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के टाइम में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी हुआ था। अब बात करेंगे मोती मस्जिद, तो ये औरंगजेब ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद, ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। अगला प्रश्न 34 है, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में, गया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। कोणार्क, देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देते हैं। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण अशोक महान के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है 36, सूची प्रथम को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। देखिए क्या है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन, भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में तुर्की शासन, भारत में मुगल शासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है उसमें क्या हुआ था दोस्तों? भारत में मुगल शासन। ठीक है, तो एक के सामने आप 4 लिख सकते हैं। ये रहा, लिख दिया।
तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में मुगल शासन। तराइन की द्वितीय लड़ाई यह हुई थी भारत में तुर्की शासन। ठीक, तराइन की द्वितीय लड़ाई का जो संबंध है भारत में तुर्की शासन से है। अब देखेंगे तालीकोटा की लड़ाई, इसका संबंध है विजयनगर साम्राज्य के पतन से। प्लासी की लड़ाई, इसमें क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंध रखती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय से भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में विजयनगर के शासक राम राय व संगठित मुस्लिम शक्तियों बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई तथा मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद कर दिया। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, उस समय वो गवर्नर था। अगला प्रश्न 37 है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सरला दास बंगाली, काशीराम उड़िया, टिक्कड़ मराठी, पंपा कन्नड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पंपा कंकड़। देखिए, महाकवि पंपा कन्नड़ के पहले बड़े कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का प्रभाव 250 वर्षों तक कन्नड़ पर बना रहा। 3 शताब्दियां पंपा युग के नाम से जानी जाती हैं। आदि पुराण और समस्त भारत इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हें आदि पंप या पंप प्रथम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न अपने पास 38 है। सूची प्रथम को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। देखिए, 1556, 1600, 1680, 1739। बताना इस टाइम कौन कौन सी ये घटनाएं घटित हुई हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, सूची द्वितीय में देख रहे हैं दोस्तों। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, शिवाजी महाराज का देहांत और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। अकबर का क्या दिया गया है, राजरोहण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, दैट्स करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते आपको हम समझाते हैं पूरा विधिवत। ये रहा, देखिए 1556 में दोस्तों अकबर का राज्यारोहण हुआ था। तो आप ए के सामने 5 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे 1600। तो देखिए दोस्तों, 1600 के सामने आप लिख सकते ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। 1680 अर्थात शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था, डेथ हुई थी इनकी, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब बचा 1739। तो जो 1739 है उसमें नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध इसमें दिया गया है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी सही काल के अनुक्रमिक रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ सेट करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। देखिए, अब इसको हम करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 में इसे पूरा किया था। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग, इसके बाद आता है तुगलकाबाद किला। देखिए तुगलकाबाद किला है, दिल्ली में एक किला है जिसे तुगलक वंश के संस्थापक गयास उद्दीन
तुगलक द्वारा 1321 में बनवाया गया था। तो यहाँ पर अब आप 1 लिखेंगे। क्लियर। अब इसके बाद लोधी गार्डन। क्या है दोस्तों लोधी गार्डन? लोधी गार्डन का इतिहास 1444 ईस्वी से पता लगता है। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के शासक मोहम्मद शाह की कब्र उनके बेटे और वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा यहाँ बनाई गई थी। गार्डन में स्थित एक महत्वपूर्ण मकबरा लोधी राजवंश सिकंदर लोधी का है, जिसे 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। अब दोस्तों क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2, लिख दिया। अब लिखेंगे हम लोग फतेहपुर सीकरी। देखिए फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1569 में बसाया था। अगला प्रश्न 40 नंबर है। देखिए क्या इसमें सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। इक्ता, जागीर, अमरस, मोकासा, मराठे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, अब इसमें आपको समझाते हैं। जैसे इक्ता, तो इक्ता यह दिल्ली के सुल्तान से संबंध रखता है, अर्थात आप ए के सामने 2 लिख सकते हैं। देखिए इक्ता इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे जागीर। तो जो जागीर का संबंध है वह दोस्तों है, जागीर का संबंध मुगलों से, अर्थात यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। देखिए दोस्तों जागीर प्रथा भारत में मुस्लिम शासनकाल में विकसित हुई थी। यह भूमि की रैयतदारी प्रणाली थी जिसमें किसी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी। किसी जागीरदार को जागीर सौंपा जाना सशर्त या बिना शर्त भी हो सकता था। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अमरस। जो अमरस है ये विजयनगर से संबंध रखता, अर्थात यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। देखिए अमरस विजयनगर साम्राज्य में राजा सेनापतियों को भी निश्चित करके एवज में कुछ अमरस क्षेत्र प्रदान किया जाता था। और जो दोस्तों मोकासा बचा, इसका जो संबंध था दोस्तों किससे था? उसका संबंध था इक्ता से, अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? मोकासा का जो संबंध है दोस्तों मराठों से है, अर्थात यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जो इक्ता है वह दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है, जागीर है वह मुगलों से संबंधित है, अमरस है वह दोस्तों विजयनगर से संबंधित है, और जो मोकासा है वह मराठों से संबंधित है। अगला प्रश्न है अपने पास 41। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर की कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इनको हमें सेट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले आप ये समझ लो, इनको सेट कर दें। पहले कुतुब मीनार आएगी, फिर फिरोज शाह तुगलक आएंगे, फिर पुर्तगालियों का भारत में आगमन आएगा, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल आएगा। अब आप विस्तार से समझें। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी। प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो आए थे 1498 में, समुद्री की यात्रा के बाद अब्दुल मानिक नामक गुजराती प्रथम प्रदर्शक की सहायता से 1497 से 1498 में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचे थे। कृष्णदेव राय जिनका है कार्यकाल 1590 से 1529, और इन्होंने विजय साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे, स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक भी थे। आगे प्रश्न 42 है। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। दोस्तों यही है, यही गलत है। बाकी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, सही है। अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, सही है।
मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये भी सही है। देखिए दोस्तों, पहला इसमें गलत था, वो मैंने आपको टिक कर दिया है। अब प्रश्न अपने पास 43 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, ये दोनों सही है। देखिए क्या है, दोनों के दोनों कथन सही हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 44 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकी शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसमें कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही है, अर्थात पहला भी सही और दूसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित करना है। सूची प्रथम में है पुरातत्वी स्मारक स्थल और कुछ उनके स्थान भी दिए गए, जैसे शिशुपालगढ़ किस राज्य में है? पिपरहवा, गोलपाड़ा, विष्णुपुर किस राज्य में? असम, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका। अब देखिए, आपको मिलाकर हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो शिशुपालगढ़ है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो इसके सामने आप 3 लिख सकते हैं। बाद में पिपरहवा दिया गया है। पिपरहवा जो दोस्तों है वह यूपी, अपना यूपी उत्तर प्रदेश में है, तो आप 4 लिख सकते हैं। तीसरा है गोलपाड़ा। तो गोलपाड़ा दोस्तों कहाँ है? यह है असम में, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। विष्णुपुर कहाँ पे है दोस्तों? तो यह हो जाएगा मणिपुर में, 2 लिख दो। देखो, शिशुपालगढ़ यह है उड़ीसा में, पिपरहवा यह है उत्तर प्रदेश में, गोलपाड़ा यह है असम में, विष्णुपुर यह दोस्तों है अपना यूपी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न अपने पास 46 है। कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? श्री मरियम मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, वाट गुहा मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 1153 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए अंकोर वाट जो एक मंदिर है कंबोडिया में, इसका जो निर्माण, इसकी स्थापना या किसके राजा के शासनकाल में हुई थी? तो सम्राट थे सूर्यवर्मन द्वितीय। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों प्रायः शिव मंदिरों का निर्माण करवाते थे। अगला प्रश्न 47 है। देखिए, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रम अनुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह, तैमूर लंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों थर्ड। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले दोस्तों आएगा चंगेज खां, तो आप 2 लिखें। इसके बाद दोस्तों आएगा क्या? इसके बाद आएगा तैमूर लंग, तो आप 4 लिखें। फिर आएगा नादिर शाह, तो 3 लिखें। सबसे लास्ट में आएगा अहमद शाह अब्दाली। देखिए दोस्तों, चंगेज खां का जो जन्म वह 1162 ईस्वी में और जो मृत्यु है वह 18 अगस्त 1227 के एक मंगोल खान शासक थे। कौन थे ये? एक मंगोल के शासक थे, सॉरी, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य के विस्तार पर एक अहम भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग 8 अप्रैल 1336 को पैदा होते हैं। 18 फरवरी 1405 को इनकी डेथ हो जाती है। यह 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। नादिर शाह 1688 से 1747 तक इनका जीवन काल है। फारस का शाह था, उसने सदियों के बाद ईरानी प्रभुत्व स्थापित की थी। अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना था।
अगला प्रश्न 48 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य ग्रंथ है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वीणा। देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। अगला प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल। करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर। देखिए, बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कराचार्य जाने जाते हैं। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। अगला प्रश्न अपने पास 50 नंबर है। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। प्रथम में स्थान दिए गए और स्मारक, जैसे एलिफेंटा, श्रवणबेलगोला, खजुराहो, सांची। स्मारक है स्तूप, मंदिर, गुफा, मूर्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। देखिए, अब आपको यहाँ पर विस्तार से समझाते हैं। जो एलिफेंटा है, इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है गुफा से। तो आप एलिफेंटा के सामने आप 3 लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एलिफेंटा गुफाएं इनको कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे श्रवणबेलगोला। तो जो दोस्तों श्रवणबेलगोला है, ये एक किसके मूर्ति के तौर पे फेमस है, अर्थात यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। खजुराहो, तो जो खजुराहो दोस्तों हैं, ये हैं स्तूप। सॉरी, जो दोस्तों खजुराहो हैं, ये मंदिर हैं, तो इसके सामने आप 2 लिख सकते हैं। और बात करेंगे सांची, तो सांची स्तूप है, इसके सामने आप 1 लिख सकते हैं। एलिफेंटा गुफाएं, श्रवणबेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। अब आपके सामने प्रश्न है 51। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है पद्मिनी है, तो आप 3 लिखेंगे। फिर दुर्गावती है, 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप लिखेंगे ताराबाई 4, और सबसे आखिरी में अहिल्याबाई 1। देखिए दोस्तों, पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी। रानी दुर्गावती चंदेल 5 अक्टूबर 1524 से 24 जून 1564 तक भारत की एक वीरांगना थी, जिन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह चंदेल की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। महारानी ताराबाई 1675 से 1761 के बीच छत्रपति, क्या बोलेंगे दोस्तों, 1615 से 1761 के बीच है, राजा राम महाराज की दूसरी पत्नी थी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हंबीर राव मोहित की कन्या थी, मोहिती की कन्या थी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1675 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों, वह हुई थी जाकर, मृत्यु इसमें अज्ञात है दोस्तों। ताराबाई का नाम ताराबाई भोसले के नाम से जाना जाता। महारानी अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो ये मल्लव होलकर के पुत्र खांडे राव की पत्नी थी। अगला प्रश्न अपने पास 52 नंबर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दतिया में। ग्वालियर के निकट उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न आपके सामने 53 है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, जयसिंह द्वितीय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराज जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया था। अगला प्रश्न 54 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। सेकंड ऑप्शन, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। थर्ड ऑप्शन, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया था। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रा और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा था। देखिए, इसमें सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। युद्ध भूमियां हैं और राज्य दिए गए, हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, प्लासी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जो हल्दी घाटी युद्ध भूमि है ये कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ती है, तो आप 1 लिख सकते हैं। पानीपत हरियाणा में, बक्सर बिहार में और प्लासी पश्चिम बंगाल में, चारों के चारों सीक्वेंस में दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। बक्सर भारत के बिहार राज्य के बक्सर जिला में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। प्लासी जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न 56 है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई, अकबर और राणा प्रताप। करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप हो जाएगा। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति एवं वीरता का परिचय दिया था। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की कथा वर्णित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 57 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ है हवा महल? भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी भी है और इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार जो थे, डिजाइनर थे, लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न 58 है। देखिए, किस राजपूत शासक ने जिस मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, भारमाल मान सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है 59, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसफ उद दौरानी 1784 ने बनवाया था। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एलोरा, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो, चंदेल। देखिए, एलोरा इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम जिसे महामलपुरम या महाबलीपुरम शहर की स्थापना के श्रेय 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। महाबलीपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। मीनाक्षी मंदिर मदुरई का पुराना शहर 2500 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका निर्माण पांड्यन राजा कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। मीनाक्षी मंदिर की जो स्थापना करवाई थी वो बनवाया था, निर्माण कराया था कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। खजुराहो मंदगेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसे राजा हर्षवर्धन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। खजुराहो किसने बनवाया था? राजा हर्षवर्धन ने। ये परिमिति शैली में बने एक शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग भी है। दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए सारे के सारे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट थे और प्रबल संभावना है कि ये आपके पेट एग्जाम में आएंगे।
फटाफट इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।